अंधी सास पर बहू का अत्याचार। नमस्कार दोस्तों, सानिया वॉइस स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है अंधी सास पर बहू का अत्याचार। सुमन जी सुबह सुबह उठती है तो अपनी बहू को आवाज़ लगाती है, बहू मैं कब से उठकर बैठी हूँ, जरा एक कप चाय तो दे देना और साथ में बिस्किट और नमकीन भी। ओह माँ जी, आप तो सुबह हुआ नहीं कि चाय के साथ नमकीन और बिस्किट की फरमाइश करने लगे। अरे वो कल बाजार से मैं मेहमानों के लिए लेकर आए थे, आपके लिए नहीं। अभी आप चाय से ही काम चलाओ, जब नाश्ता बन जाएगा तब मैं आपको दे दूँगी। कल मेरी कुछ सहेलियाँ चाय पे आ रही है, इसलिए नमकीन और बिस्किट उनके लिए लाई हूँ। और आपको पता कैसे चल जाता है कि मैं नमकीन और बिस्किट लाई हूँ? आप तो अंधी है, देख नहीं सकती। वो क्या है ना बहू, कल दीपक ने मुझे बताया कि वो नमकीन खाया है और उसको बहुत टेस्टी लगा, तो मुझे भी खाने का मन हो गया। तुमने तो नहीं दिया, इसलिए मैंने मांग लिया। अभी शांत होकर बैठिए, अभी चाय देती हूँ, मोनिका गुस्से में बोलती जा रही थी। अब दीपक को तो थप्पड़ लगे पड़ेगी, तब उसकी अकल ठिकाने आएगी। और गुस्से में बर्तन फेंकते जा रही थी। बर्तन की आवाज़ सुनकर सुमन जी समझ जाती है बहू का मुंह फुला हुआ है, क्योंकि वो देख तो नहीं सकती थी लेकिन आवाज़ तो सुन सकती ही थी। वो सहमिश थी, बैठी थी, चाय पी के बैठी रहती है। सारे काम हो जाने के बाद, बेटे को स्कूल भेजने के बाद दोपहर के 12 बजने को थे और सुमन जी को चाय के अलावा कुछ भी नहीं मिला था। फिर उन्होंने आवाज़ लगाया, बहू मैं तो किचन में नहीं जा सकती, तुम्हें बुरा लगेगा, कम से कम तुम ही मुझे खाना दे दो। अब भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है, भूख के मारे पेट में दर्द हो रहा। आई माँ जी, थोड़ा देर हुआ नहीं कि आप बच्चों की तरह चिल्लाना शुरू कर देती है। आपको तो सब चीज़ टाइम पे चाहिए, कभी हमारे बारे में भी सोचा है? सुबह से उठती हूँ, घर को संभालती हूँ, बच्चों को स्कूल भेजती हूँ, टिफिन तैयार करती हूँ, फिर भी मजाल है कि एक कप चाय शांति से पी लूँ। और एक महारानी आप है जो बस मुंह उठाए बोल देती हो, बहू कभी चाय दे दो, कभी खाना दे दो, कभी पानी दे दो, हर समय कुछ न कुछ डिमांड करती है। सुबह 5 बजे से लेकर एक पैर से दौड़ रही हूँ, वो तो आपको दिखाई नहीं और आप देखेंगे भी कैसे? पर इतना तो आपको अकल होगा कि बहू ने भी कुछ नहीं खाया होगा, बस आपको अपनी ही पड़ी रहती है। मोनिका थाली में 2 रोटी और थोड़ी सी सूखी सब्जी लाकर सुमन जी के कमरे में पटकते हुए थाली फेंक देती है और सुमन जी से कहती, यह लो खाना खाकर मुंह पर सेलो टेप चिपका लो, थोड़ा सा भी चू चाह किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुमन जी तो देख नहीं पाती थी, इसलिए वो अपनी थाली को टटोलती रह गई और फिर टटोलती टटोलती हाथ थाली के पास पहुंच गई। जब थाली मिला तो उन्होंने महसूस किया कि रोटी कितना मोटा है। उनके दांत तो थे नहीं कि रोटी चबा कर खाते। एक निवाला तोड़कर खाने की कोशिश भी की तो उनके गले से नीचे रोटी सरक ना पाया और उन्हें मस्कुरी में दर्द होने लगा। उन्होंने बहू को फिर से आवाज़ लगाई, बहू जरा मेरे लिए दलिया तो बना दे, मुझसे सूखी रोटी नहीं चबा जाती। माँ जी, मैंने आपको बोला था ना कि आवाज़ मत निकालना, अब जैसा भी है खा लो, जैसे लगता है घर में कोई होटल खोल रखा है, सब मन करता है ऑर्डर दे देती है, कुछ नहीं तो मुझे बस अपना नौकरानी बना लिया है। मोनिका गुस्से में बड़बड़ाए ये जा रही थी। अच्छा बहू, एक कप दूध ही दे दे, कम से कम रोटी भिगोकर भी खा लूँ। पर मोनिका ने अनसुना कर दिया और टीवी खोलकर खुद को फल खाने बैठ गई। सुमन जी फिर से चिल्लाई, बहू जरा एक कप दूध दे दो। मोनिका ने सुनी तो उसका पति अरुण आया और फ्रिज में से जाकर एक कटोरी दूध फ्रिज से निकाल कर अपनी माँ को खाने को दे दिया था। तो मोनिका दौड़कर उसके हाथ को लपक कर दूध पकड़ लेती है और कहती है, यह क्या कर रहे हो, दिमाग तो सही है आपका, किसने बोला माँ जी को दूध देने को? यह तो प्योर दूध भैंस का है और अगर माँ जी को इतना प्योर दूध देंगे तो उनका पेट खराब हो जाएगा।
अभी तो सुबह सुबह उनको दूध की चाय भी दी है और बुढ़ापे में इतना दूध बचता कहाँ है। डॉक्टर तो उनको वैसे भी बोला है कि दूध नहीं देने को। दूध की कटोरी अरुण के हाथ से छीन कर मोनिका किचन में जाती है और आधा दूध दूसरी कटोरी में डालती है और उसमें 1 कप पानी मिला कर दे देती है। लीजिए अम्मा जी, या आप खा सकती हैं, इससे आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। अगर प्योर दूध खाती तो आपकी तबीयत खराब हो जाती और हमारे नाक में फिर दम करके रख देती, हमारा जीना हराम कर देती और पैसे लगते वो अलग से। आपको क्या है, आप तो बस खटिया पकड़ के बैठ जाएंगे और सारा दिन भर मेरा सर नोचेंगी। मोनिका की हिम्मत तो देखो, उसका पति अरुण वहीं पे खड़ा है और पति के सामने ही माँ को बुरा भला कह रही है, उसका अपमान कर रही है। पर बेटा कुछ कहना भी चाहे तो कैसे बोले, उसे तो खुद अपनी पत्नी को आज़ाद छोड़ दिया है कि वो उसके सर पे बैठकर तांडव कर रही है और वो यह तमाशा देख रहा है। धिक्कार है ऐसे बेटों पे जो अपनी माँ की दया को भूल जाते हैं, जो माँ अपने बच्चों को पालने के लिए अपनी इच्छाओं का गला घोटती है। आज उसे अपनी बहू के सामने अपमानित होना पड़ रहा है और बेटा चुपचाप तमाशा देख रहा है। मोनिका अपने पति अरुण का हाथ खींचते हुए अपनी सासू माँ के कमरे से बाहर हॉल में ले जाती है और अरुण को खूब खरी खोटी सुनाने लगते हैं। खबरदार, जो बुढ़िया को प्योर दूध पीने को दिया, अगर तबीयत खराब होगी तो उसकी सेवा तुम करना, मैं उनकी सेवा चाकरी नहीं करने वाली। सुबह तो उनका मुंह नमकीन खाने को लपलपा रहा था पर मैंने नहीं दिया, क्योंकि ज़्यादा नमकीन खाएगी तो पेट में दर्द होगा, गैस बनेगी। इसलिए जैसा मैं करती हूँ मुझे करने तो मेरे कामों में टांग मत अड़ाना। मोनिका आंख दिखाते हुए अरुण से बोलती है, समझे तुम कि फिर से समझा। उसके बाद मोनिका सासू माँ के कमरे में दंदनाते हुए जाती है, अरुण से रोटी छीन लेती है, कहती है आप यह रोटी मत खाइए, आपके तो दांत नहीं है, इसलिए मैं आपके लिए बासी रोटी लाई हूँ, इसी को दूध में भिगोकर खा लीजिए, यह रोटी आराम से फूल जाएगा और खाने में आपको समस्या नहीं होगी। सुमन जी जब रोटी खाती है तो उसमें फंगस लगा रहता है, क्योंकि उसका खटास हो गया था। उनकी आंखों में आंसू बह जाते और वो अपने अतीत को याद करके सोचने लगती है कि जब मेरे पति थे तो वो मेरा कितना ख्याल रखते थे, मुझे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होने देते थे और ना कभी कोई मुझे जली खोटी सुनाता था। पर आज बहू की हिम्मत तो देखो, जली खोटी भी सुना रही है और खाने के लिए वो फंगल वाली रोटी मिल रही है, क्या नसीब है मेरा। सुमन जी रोते रोते अपने अतीत की बातों को सोचने लगती है कि जब पहली बार गोपाल जी उनको देखने के लिए शादी के लिए उनके घर आए थे तो उन्हें देखते ही पसंद कर लिया था। घर के सब लोग बड़े खुश थे, कहते थे बड़ी किस्मत वाली है तो सुमन। एक बार में ही लड़की ने हाँ कर दिया। शादी का दिन नज़दीक आया और जब बारात हमारे घर आई तो खुशी में सब बच्चे फटाके छोड़ रहे थे, लेकिन फटाके की चिंगारी सुमन जी की आंखों में पड़ गई और जब डॉक्टर ने के पास ले जाया गया तो डॉक्टर ने चेकअप करके कहा कि सुमन जी की आंख अब ठीक नहीं हो सकती, उनकी आंख खराब हो गई है। घर वाले कोसने लगे कि शादी वाले दिन ही अपना आंख फोड़कर बैठ गई, कितनी अपशगुनी है तो। और बारात दरवाजे से वापस चली गई। पिताजी तो रोते रह गए। पगड़ी उतार कर गोपाल जी के माता पिता के कदमों में रख दिए, पर उन्होंने एक न सुनी और बारात वापस लेकर चले गए। पर गोपाल जी तो अपने जबान के पक्के थे। घर वालों के खिलाफ जाकर उन्होंने सुमन जी से शादी करने का ठान लिया और मंदिर में जाकर सुमन जी को अब अंधी हो चुकी थी उनसे शादी कर ली। शादी के बाद गोपाल जी ने सुमन जी का पूरा साथ दिया। वो उनकी आंखें बन गए थे, उन्हें हर चीज़ अंदाज से बताते सिखाते, कैसे कोई काम अंदाज से करे, उनकी ट्रेनिंग धीरे धीरे देने लगे। सुमन जी उनका साथ पाकर बहुत खुश थे, क्योंकि वह उनके दुख में एक मजबूत दीवार की भांति खड़े थे। सुमन जी को बहुत इज्जत देते थे, उन्हें घुमाने ले जाते और कभी भी किसी से मिलवाने में शर्म नहीं करते कि वह उनकी पत्नी है। एक बार गोपाल जी के साथ
सुमन जी उनके दोस्त के घर किसी पार्टी में गई थी। उनके दोस्त ने उनका खूब मजाक उड़ाया। यार गोपाल, तुझे तो पैसों की कोई कमी नहीं थी, तो फिर किस अंधी लड़की से शादी करके ले आया, कहकर खूब ठहाके लगाकर हंसने लगा। गोपाल जी से यह सब बात बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने अपने दोस्त को एक तमाचा जड़ दिया और कहा, शर्म नहीं आती किसी की पत्नी का मजाक बनाते हुए। गोपाल जी से यह सब बात बर्दाश्त नहीं हुआ और वह अपने दोस्त से रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म कर लिए। सुमन जी को उन्होंने कभी यह महसूस होने ही नहीं दिया कि वो अंधी है। उन्हें भरपूर प्यार और साथ दिया। देखते ही देखते उनकी गोद में एक नन्हे से फूल ने जन्म लिया। दोनों ने अरुण को बहुत प्यार से पाला पोसा और बड़ा किया। एक अच्छे स्कूल में उच्च शिक्षा दिलवाई। अब अरुण 18 साल का हो गया था। उनका जीवन बहुत सुखमय तरीके से बीत रहा था, पर कहते हैं न, अपनी किस्मत को खुद की नज़र लग जाती है। और सुमन जी के साथ भी ऐसा ही हुआ। एक दिन अचानक रात को 2 बजे गोपाल जी को दिल का दौरा पड़ा। सुमन जी सो रही थी। उन्हें तो खबर ही नहीं कि गोपाल जी को हार्ट अटैक आया है, उनको दिल का दौरा पड़ा है और वो इस दुनिया से चल बसे। सुबह हुई जब गोपाल जी को चाय के लिए हिलाकर उठा रही थी, तब वो कुछ न बोले। तब उनके दिल की बेचैनी बढ़ गई और पता चला गोपाल जी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। उन्हें अकेला छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। बस अब तो सुमन जी की दुनिया एकदम वीरान हो गई थी। उनकी आंखें नहीं थी तो इतना दुख नहीं था जितना उनके पति के जाने पर उन्हें हुआ। उनका जीवन बहुत कष्टम हो गया, क्योंकि वह दुनिया तो गोपाल जी की आंखों से देख पाती थी, अब वो पूरी तरह से अंधी हो चुकी थी। सुमन जी के ऊपर तो दुखों का पहाड़ टूट चुका था, पर अपने बेटे का मुंह देखकर अपने आप को संभालती, अपने आंसू को पोंछती और खुद को हिम्मत देती कि मुझे बच्चे के लिए जीना होगा और उसकी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करवाने के लिए वो जी जान से जुट जाती है। जब उसकी अच्छी नौकरी लग जाती है तो एक लड़की से अच्छी सी लड़की देखकर उसकी शादी करा देती है। शुरू शुरू में मोनिका अपनी अंधी सासू माँ का खूब ध्यान रखती है, उन्हें शिकायत का मौका न देती। पर जब अरुण पूरी तरह से उसके शीशे में उतर गया, जो मोनिका कहती वही सुनने लगा, तो मोनिका भी उसे अपने इशारों में नचाने लगी। अब अरुण अपनी माँ का बेटा न होकर अपनी पत्नी का पति बन के रह गया। जिस माँ ने उसे जन्म देने में, परवरिश करने में अपनी सुंदरता को खो दिया, और आज एक सुंदर पत्नी मिलने पे अरुण अपनी माँ को ही भूल गया। अरुण अपनी माँ के त्याग तपस्या को एकदम भूल गया। उसे यह भी एहसास नहीं हुआ कि उसकी माँ अंधी होने के बावजूद भी सब कुछ छूकर महसूस करके उसके लिए खाना बनाती है। जब वो रात को पढ़ाई के लिए जागता है तो वो भी उसके साथ जागती है, उसको समय समय पे चाय देती है, उसके कपड़े धोती है, उसकी मनपसंद का खाना बनाती है। कभी कभी तो खाना बनाते बनाते उनके हाथ भी जल जाते हैं, पर वो उफ न करती। वो अपनी जिंदा माँ को मार चुका था और अगर कुछ याद था तो बस उसे अपनी पत्नी। माँ बस चुपचाप एक कमरे में पड़ी रहती, अपने ही घर में इधर उधर नहीं कर पाती थी, और बेटा भी अपनी पत्नी का गुलाम बन के रह गया था। जब रोटी का एक बाइट खाया तो रोटी का स्वाद खराब हो चुका था। उन्हें समझ में आ गया कि रोटी बासी और इसमें फफूंदी लगी हुई है। अपनी साड़ी के पन्नों से सब जगह घुमा घुमा कर रोटी साफ करके खा लेती है, साथ में अपनी आंखों के बहते हुए आंसुओं को और गम को भी खा लेती है। यही सब सोचते सोचते एक रोटी से ही उनकी भूख मिट गई। बहू के तानों से उनका पेट भर गया और अब उनकी आंख लग गई। उन्हें पता ही नहीं चला। आधी रात को उन्हें अचानक से उल्टी दस्त की शिकायत हो गई। उनका पेट खराब हो गया और उल्टियाँ भी होने लगी। बेटे के कमरे का रात को दरवाज़ा खटखटाया तो बेटा भी चिल्लाकर बोला, क्या माँ, पूरी रात दिन मेहनत करके एक पल के लिए सोने आता हूँ, तुम्हें वो भी नहीं देखा जाता। मेरी नींद खराब कर दी और बताओ क्यों चिल्ला रही हो, कौन सी आफत आन पड़ेगी।
सुबह होने तक का इंतज़ार ना कर सकी। बेटा, मेरा पेट खराब हो गया है और दस्त हो रहा है, मुझे कोई दवाई दे दो या फिर डॉक्टर के पास ले चल, बहुत तकलीफ हो रहा है। सुमन जी रोज जा रही थी, उनके हाथ पैर भी कांप रहे थे। कमजोरी के कारण बहू ने जब सुना कि उनका पेट खराब हो गया है तो वो बोल पड़ी, और खिलाओ प्योर दूध, अब पेट खराब हो गया, अब मुझसे कोई उम्मीद मत करना। अरुण बोला, अरे माँ, नींबू अजवाइन का पानी ही पी लो, पेट दर्द ठीक हो जाएगा। जाओ मोनिका, माँ को अजवाइन नींबू का पानी दे दो। पर मोनिका तस से मस न हुई और अरुण किचन में गया तो वो अजवाइन ढूंढ नहीं पाया कि अजवाइन कहाँ रखा है, और मोनिका को बोलता रह गया, पर मोनिका चादर तान कर सो गई। इधर सुमन जी दर्द से तड़पती जा रही थी। जब किसी तरह टटोल कर वो किचन में घुसी तो अजवाइन का शीशी न ढूंढ पाए। एक मसाले का जार खोला, उसको टेस्ट करके समझने लगी अजवाइन है कि नहीं, पर मुंह में डालते ही वो धुआं धुआं हो गया, क्योंकि वो अजवाइन तो नहीं पर लाल मिर्च पाउडर का था। और थक हार कर वो किचन से आने लगी तो उनके हाथ से धक्का लगकर एक शीशे का जार टूट गया, जो उनके पैरों में ही चुभ गया था। अब तो वह दोनों तरह से व्याकुल हो गई, उधर पैर से भी खून बह रहा था, उधर पेट में भी जलन हो रही थी। और बेटी बहू को कोई चिंता नहीं थी कि माँ दर्द से तड़प रही है। वही माँ जो बच्चों की एक चीख पे, एक दर्द पे पूरी रात हंसते हंसते वार देती है, अपना चैन सुकून सब त्याग देती है। आज वही बेटे बहू आराम से सो रहे हैं और माँ दर्द से तड़प रही है। दादी की चीख से दूसरे कमरे में सोता हुआ उसका 12 साल का पोता दीपक अपने कमरे से बाहर आया। बोला, क्या हुआ दादी, इतना क्यों चिल्ला रही हो, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? अपने दादी के बहते हुए आंसुओं को पोंछने लगा। बेटा दीपक, मेरे पेट में दर्द हो रहा है और कोई मुझे दवा भी नहीं दे रहा। बहू से बोला तो बोलती है, इतना प्योर दूध पियोगे तो पेट खराब होगा ना। अब तुम भूत को। दीपक अपनी माँ के कमरे में जाता और कहता है, माँ, यह कौन सा तरीका है? दादी दर्द से बिलख रही है, रो रही है, और आप लोग यहाँ सो रहे हैं। मैंने देखा है आप दादी को बहुत बुरी तरह से डांटती हो, धमकाती हो, उनके संग दुर्व्यवहार करती हो। एक हफ्ते पहले मेरे जन्मदिन की पार्टी में जब उनके रिश्तेदार आए तो सबके सामने दादी को केक, मिठाई, गाजर का हलवा, पूरी खाने को दिया, और जब थोड़ी देर बाद सब चले गए तो उनसे पकवान वाली थाली छीन कर उनको सूखी रोटी थमा दी। क्या दादी को मेरे जन्मदिन का केक, मिठाई खाने का अधिकार नहीं है? हर समय तुम उनको बासी खाना देती हो तो उनका पेट तो खराब होगा ना, और कहती हो प्योर दूध पियो, पीने से पेट खराब हो गया। अरे जब उनका पेट ही नहीं भरता तो पेट कहाँ से खराब होगा? वो आपकी बासी रोटी का ही नतीजा है। माँ, अगर आपके संग कोई ऐसा करे तो कैसा लगेगा? अपने बेटी को दादी का पक्ष लेने पर मोनिका आँख बबूला हो गई और बिना सोचे समझे आंखें दिखाते हुए एक डंडा उठाया, उसे धड़ाधड़ पीटने लग गई। बहुत आया दादी की तरफदारी करने वाला, जाकर अपने कमरे में चुपचाप सो जा। मेरी नींद खराब कर दी बेचारी। सुमन जी अपने पोते का आंसू बहता देख छटपटा कर रह गई। उनका सीना फट गया कि कभी उन्होंने अपने बेटे पे एक उंगली नहीं उठाई, और आज मेरी जान से ज़्यादा प्यारे पोते को डंडे से मारा जा रहा है मेरी वजह से। हे भगवान, ऐसी दुर्गति होनी थी। मेरी ऐसे नरक के दिन देखने से पहले मुझे उठा क्यों नहीं लिया? मैं क्यों नहीं गई? एक बार बच्चे को मेरी वजह से मार खाना पड़ रहा है। लानत है मुझ पे भगवान। अब सुमन जी को अपनी ज़िंदगी बोर सी लगने लगी। फिर मोनिका किचन में जाती है और उनको अजवाइन में नींबू का पानी घोलकर बनाकर दे देती है। उनसे पहले वो उन पर बड़बड़ाती है, किचन का सामान तोड़ने में आप तो आ गए, पैसे मेरे बर्बाद होते हैं। आइंदा किचन में पैर भी रखा तो आपकी खैर नहीं। माँ जी, धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो गया। सुमन जी का पेट दर्द से ही हो गया और कुछ
दिन बाद उनका पोता दीपक तैयार होकर अपने कमरे से बाहर आया तो दादी से बोला, दादी हम आज बाहर जा रहे हैं। सुमन जी ने पूछा, अरे दीपक मेरा लाडला तू कहाँ जा रहा है? दादी आज मैं शादी में जा रहा हूँ, बहुत अच्छे अच्छे पकवान खाने को मिलेगा। दादी पता है मैं तो अपनी फेवरेट चॉकलेट आइसक्रीम 2 बार खाऊंगा। आइसक्रीम के नाम पे तो सुमन जी के मुंह में पानी आ गया, क्योंकि बहू खाने में बासी रोटी के अलावा कुछ तो खाने को देती नहीं थी। यह सुनकर सुमन जी ने अपने बहू को आवाज़ लगाया, बहू सुन रही तू शादी में जा रही हो तो मेरे लिए कुछ रोटी कुछ खाना बना रखा है या नहीं? मुझे तो भूख बर्दाश्त नहीं होती। वैसे तुम आने में लेट हो गई तो माँ जी आपका मेरा यह 10,000 का लहंगा और 5,000 का मेकअप नहीं दिखता। मैंने नेल आर्ट भी करवाया है। यह सब करके मैं आपकी रोटी बनाने किचन में जाऊंगी तो पसीने से मेरा पूरा मेकअप बर्बाद हो जाएगा। आप ऐसा कैसे बोल सकती हैं कि मैं पार्लर से आकर किचन में आपके लिए खाना जाऊंगी। सुबह के आलू के भजिया और कुछ ब्रेड बच्चे हैं, खा लेना। यह सुबह की ठंडी सूखी रोटी मुझसे न चबाई जाएगी। तुम्हें तो पता है बासी खाना खाने से कुछ दिन पहले मेरा पेट खराब हो गया था। मेरे लिए कुछ हल्का खाना बना दो, दलिया या खिचड़ी बना देती। पर मोनिका कहाँ सुनने वाली थी, वो तो बस कहकर कमरे में चली गई। और दोस्तों आजकल की तो बहू बेटियां जब शादी या पार्टी में जाने के लिए मेकअप और साड़ी पहन लेती है तो अपने पति को एक गिलास पानी देने से भी कतराती है। अपने बच्चे को गोद में भी नहीं लेती कि उनके कपड़ों में सिलवट पड़ जाए, कि उनका मेकअप खराब हो जाएगा, उनकी हेयर स्टाइल बच्चा हाथ से मारकर खराब कर देगा जिस पे उन्होंने इतना पैसा बहाया है। मोनिका अपने कमरे में बड़बड़ाते हुए जाती है, जी सुनती हो माँ जी को मेरा यह मेकअप नहीं दिखता, मेरे इतने महंगे कपड़े नहीं दिखते। दिखना है तो अपना पेट, हर समय इनको भूख लगती है। कह रही है मुझसे मेरे लिए दलिया बना दो। अरुण बोला, तो क्या हर्ज है, कुकर में 1 सीटी में दलिया बन जाता है। जाकर बना दो, मैं नहीं बनाने वाली। शादी में जाने से पहले ही अपना मेकअप खराब कर लो। अगर तुम्हें बहुत शौक है तो जाकर तुम ही बना लो। मोनिका और अरुण में ऐसे ही विवाद होने लगता है। फिर अरुण कहता, तुमको नहीं बनाना है तुम मत बनाओ, मैं जाकर माँ को समझा देता हूँ। माँ मोनिका को तुम्हारे लिए ताज़ी रोटी नहीं बना रही है। एक काम करो, आज बगल के मंदिर में माँ दुर्गा के मंदिर में भंडारा बट रहा है, वहाँ प्रसाद वितरण हो रहा है। हलवा पूरी खिचड़ी जो तुम्हें खाना होगा एक टिफिन लेकर जाना और प्रसाद लेकर घर में आकर खा लेना, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। ठीक है बेटा, लाठी लेकर जाऊंगी और किसी भी व्यक्ति से बोल दूंगी वो मुझे बगल के मंदिर में ले जाएगा और प्रसाद लेकर खा लूँगी। अब तुम मेरी चिंता मत करो, तुम शादी में जाओ नहीं तो लेट हो जाओगे। ठीक है माँ। उसके बाद मोनिका, अरुण और उसका बेटा दीपक सब एक साथ गाड़ी में बैठकर शादी में जाने लगते हैं। मोनिका तो बहुत चाह रही थी, उसे खाना नहीं बनाना पड़ा, नहीं तो उसके नेल आर्ट खराब हो जाती है। गाड़ी में बैठकर थोड़ी दूर चलते हैं कि उनका बेटा दीपा बोला, पापा मैं बड़ा होकर पढ़ लिख कर एक अमीर आदमी बनूंगा। जब मुझे नौकरी मिल जाएगी तो एक बड़ा सा मकान बनवाऊंगा। मोनिका खूब खुश हो जाती है कि मेरा बेटा अभी से उसकी रुचि अपना करियर बनाने में है। पर मम्मी मैं अपना घर एक बहुत बड़े मंदिर के सामने ही बनवाऊंगा, कम से कम 2-3 मंदिर मेरे घर के सामने होने ही चाहिए। मोनिका बोली, ऐसा क्यों कह रहा है बेटा, क्या तू मंदिर में जाकर रोज रोज पूजा करेगा, माथा टेकेगा? नहीं मम्मी, जब मैं आपकी तरह बड़ा हो जाऊंगा और मुझे और मेरी पत्नी को किसी शादी या पार्टी में जाना होगा, हम बाहर खाना खाएंगे तो आप भूखी ना रह जाए। आप कहाँ खाएंगे तो आपको मंदिर के भंडारे में ही जाकर कटोरी में प्रसाद मांग कर खाना ही पड़ेगा। अपने बेटे की बात सुनकर दोनों भौचक्के रह जाते हैं। पापा यह घर मेरी दादी का है और दुकान जिस पे आप बैठते हैं वो मेरे दादा का है। नौकरी तो आपने छोड़ दी और खेत खलियान सब मेरे दादा के हैं। सब कुछ दादी दादा का है।
मेरी दादी मारती है तो मम्मी उन्हें नौकरानी की तरह क्यों ट्रीट करती है, क्यों उन पे अत्याचार करती है। जब मैंने देखा है दिन रात मम्मी उनको परेशान करती है, उनके दूध में पानी मिलाकर खाने को देती है और कहती है दादी प्योर दूध पीती है। यह सारा व्यवहार मैं भी बड़ा होकर आप दोनों के साथ करूँगा। पापा, दादी एक जीवित इंसान है, बेजान पुतला नहीं, उसको भी दर्द होता है। 12 साल के बेटे के मुंह से यह बात सुनकर दोनों की आंखें शर्म से झुक गई। वह सुमन जी की जगह अपने आप को रखकर देखने लगे। उन्हें अपनी दुर्दशा समझ में आ गई कि मेरा बेटा भी अब यही दिन दिखाने वाला है जहाँ आज उनकी सास है, कल को हम भी वही होंगे उनके। तो सोच सोच कर हाथ पैर कांपने लग गए। अगर ऐसे दुख हमको मिले तो एक ही दिन में हम मर जाएंगे। वो तुरंत गाड़ी रोक कर टर्न कर लेते हैं, वापस घर जाने लगते हैं तो देखते हैं माँ डंडे के सहारे से मंदिर की तरफ जा रही थी और भंडारे वाले भैया से खाना मांगती है तो भंडारे वाला भैया बोलते हैं, अम्मा जी वहाँ लाइन में बैठिए, हम आपको अभी खाना देते ही। बेचारी को दिखता तो नहीं है और बैलेंस बिगड़ने से वो जमीन पे गिर गई। यह सब देखकर पोता रोने लगता है और आज तो मोनिका और अरुण की आंखों में भी आंसू थे। पोता दीपक रोते हुए दादी को गले लगा लेता है। दादी कहीं चोट तो नहीं लगी? सुमन जी कहती, बेटा तू तो शादी में गया था, इतनी जल्दी लौट आया। मोनिका और अरुण माँ के कदमों में गिर जाते, माँ हमें माफ़ कर दो, हमने आपको बाहर दर दर भटकने के लिए, खाना मांगने के लिए भेज दिया, हम शर्मिंदा है, हम आपकी गुनहगार हैं, हमें माफ़ कर दो माँ। सुमन जी कहती है, बेटा मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस 2 वक्त के खाने की रोटी और 2 मीठी बोल के लिए हम पूरी तरसते हैं। और अपने पोते को गले लगा लिया। मेरा पोता तो मेरी जान है, इस पर बहू कभी हाथ मत उठाना। इतना सब कुछ सहने के बाद भी सुमन जी अपनी बेटी बहू को माफ़ कर देती हैं और सब घर आते हैं। मोनिका बिना कपड़े चेंज किए ही सासू माँ जी के लिए गरम गरम खाना बनाती है और दीपक उन्हें अपने हाथों से खिलाता है। दोस्तों, इस प्रकार एक छोटे से 12 साल के बच्चे ने अपने माता पिता की अकल ठिकाने लगा दिए और बच्चे वही सीखते हैं जो उसके माता पिता को करते देखते हैं। उनको सीख उपदेश देने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको अपने बड़ों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा कि हम सोचते हैं। दीपक ने अपनी दादी को उनका आत्मसम्मान, खोई हुई मान प्रतिष्ठा, इज्जत सब कुछ वापस लौटा दिया। तो दोस्तों, छोटे से दीपक ने सही किया या गलत, अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल सानिया वॉइस स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर नई वीडियो में नई कहानी के साथ। कहानी को पूरा देखने और सुनने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।